शामी साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। एक रजाइयत मैंने आप में हमेशा देखी और आपने बड़े यानी अगर अदवार ज़ाहिर है एवरी एज इज़ एन एज ऑफ ट्रांजिशन, तो कोई ना कोई आप मस्बत पहलू देख लेते हैं, हम उस पर भी आएंगे। और फिर आपका बड़ा मार्कतुल रहा करियर भी रहा कि आप एक जब दुनिया तकसीम थी, एक डिवाइड थी, जो 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 कोल्ड वॉर थी, उसमें भी आपका एक बड़ा अहम रोल रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी जो जन्मभूमि है वो बड़े सग़ीर की एक ऐसी जगह है कि जहाँ बड़े बड़े नाम पैदा हुए। आपने सहाफ़त में आपका नाम था, फिर मैं वो जो सलामत अली और जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो क्या माहौल था, वो क्या कल्चर था, वो क्या बस्ती थी जिसमें आपने आंख खोली? और वो ईद याद है आपको उस ज़माने की कोई? देखें, अब ये 14 अगस्त 1945 को मेरी वालदा की याददाश्त के मुताबिक मैं पैदा हुआ। 2 साल कबल पाकिस्तान जी, होशियारपुर में। वो भी 14 अगस्त को माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुबह के वक्त। तो वो होशियारपुर के साथ एक बस्ती थी शाम 84, ये जलंधर और होशियारपुर के दरमियान। वहाँ हमारे जद्दे अमजद जो हैं हज़रत अब्दुल नबी शामी रहमतुल्लाह अलैह ताजुल आरिफीन, उनका मज़ार है और उन्हीं से वो बस्ती मौसूम। तो वो उनका ताल्लुक़ नक्शबंदी सिलसिले से था। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। रवायत यह है ख़ानदानी हमारी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और उनका जो मज़ार है वो मरजा खलाइक है और मशरक़ी पंजाब में इस्लाम की इशाअत में और तबलीग में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो अब वहाँ हमारे जो हैं नज़ाकत अली, सलामत अली, ये भी बड़े गाने वाले, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा घराना है। तो एक दफ़ा मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पूछने लगे कि वो भी शाम 84 के हैं, आप भी शाम 84 के हैं? तो मैंने कहा वो सुनाने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं। नहीं, वैसे आप भी खूब सुनाने वाले हैं, मगर तहतुल लफ्ज़ में। एब्सोल्युटली। तो हम मौसीकी सुनते हैं, वो मौसीकी। कभी जाना हुआ उस मज़ार पे जो आपके जद्दे अमजद? पाकिस्तान बनने के बाद मैं वहाँ नहीं जा सका। मेरे वालिद गए, लेकिन मैं नहीं गया। 1-2 बार कोशिश की, बस ऐसा हुआ कि भी हालात ख़राब हो गए। और वहाँ तो फिर देखिए कि वीज़ा जो हर शहर का लेना पड़ता है, यानी आप इंडिया तो मैं कई बार गया, लेकिन मशरक़ी पंजाब नहीं जा सका, उसका अलग वीज़ा। 47 में जब आप आए तो बहुत फसाद था, बड़ा कत्ल व गारत थी। आप पहले निकल आए या उस वक्त आए, या आपको 2 साल में तो याद नहीं होगा? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन बहरहाल जब फसादात शुरू हुए, क्योंकि उसके नतीजे में फिर मेरे वालिदैन जो थे उन्होंने हिजरत की वहाँ से और मजबूर हुए वहाँ 47 में ही 47 में। और वो उनकी बातें उनसे सुनते थे। ये हमारा जो इलाका था इसमें यानी दूसरे यानी इलाकों की निस्बत कुछ कम फसादात हुए। अच्छा। लेकिन हुए भारत, और रहना मुश्किल हो गया। जब पाकिस्तान कायम नहीं हुआ था तो ये ख्याल नहीं था कि ये इलाका जो है वो इस तरीके इंडिया में रह जाएगा या इस तरह हिजरत करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो बाउंड्री लाइन खींची गई और वो हिस्सा उधर हो गया, फिर फसादात फूट पड़े, तो रहना दूभर हो गया, तो फिर हमें धकेल दिया गया पाकिस्तान की तरफ। ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी हम हुनर और से तो हम मुतमत्तो और होते रहते हैं, इस्तिफादा करते हैं। कुछ आप व्हाट आर योर अर्ली, कहाँ पे आपका जन्म हुआ और क्या वो ज़माना था और क्या आपकी यादें हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इस बात की बेपनाह खुशी है कि ज़िंदगी का आगाज़ जो मेरा हुआ वो ज़्यादा, चूँकि वालिद साहब मेरे रेलवे में थे, तो हेडक्वार्टर्स यहाँ हैं लाहौर में, तो वालिद साहब फिर रेलवे के सरबराह भी रहे कुछ अर्सा। तो मेरी ज़िंदगी के कुछ पहले जो साल हैं वो लाहौर के। अच्छा। फिर हुआ ये कि मैं तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया और वहाँ आपको मैं
ये कहते हुए मुझे थोड़ी सी खुशी भी हो रही है कि जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला वो कॉलेज अल्लामा इकबाल का भी था, और ये मेरे लिए बेपनाह इज़्ज़त थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि प्रिंस चार्ल्स जो आज मेरे इंग्लैंड के बादशाह हैं वो मेरे क्लासमेट थे। अच्छा। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। तो उसके बाद मैं क्लास फेलो। अब उनका इकोनॉमिक हिस्ट्री पे रुझान था, मेरा पब्लिक फाइनेंस पे था, बट वी वर इन द सेम। उसके बाद कभी मुलाकात हुई फिर उनसे? बहुत, शादी पे भी था मैं उनके। अच्छा। लेडी डायना की, और उसके बाद में होती रही है वंस इन वाइल जब मैं जाता आता रहा हूँ। तो मुबारकबाद देने नहीं गए आप उनको? हाँ, मैं अमेरिका में था उस ज़माने में, यूनाइटेड नेशंस में, तो इसलिए जा नहीं पाया। तो आप उनकी शादी पे भी मौजूद थे? मैं, हाँ। और लेडी डायना तो यहाँ पे भी, यहाँ इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी उनकी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और शी वॉज़ ए ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत अच्छी उनकी पर्सनालिटी थी। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि फिर मुझे अच्छी जाने का मौका मिला, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि 15-20 साल मैंने कराची में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और एक जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ने इतनी बड़ी इज़्ज़त दी कि मुझे वाइस चांसलरशिप, मेरी उम्र सिर्फ 46 साल थी जब मैं वाइस चांसलर बना था कराची यूनिवर्सिटी का। उसके बाद में फिर मैं यूनाइटेड नेशंस चले गया, और फिर आई हैव कम बैक टू माई होम द लास्ट ऑलमोस्ट 15 years। आई एम इन लाहौर। लाहौर का शहर मुझे बेपनाह पसंद है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। कोई ऐसा शायर नहीं जिसमें लाहौर पे नज़्म ना लिखी। जिलानी कमरान साहब की नज़्म थी ना, मेरा दिल लाहौर में दफन करना, और हर बंदे ने भी लिखी। शामी साहब, अब थोड़ा सा अब आपके प्रोफेशन की तरफ आते हैं। मुजद्दद साहब ने कहा है कि लाहौर शहरों का कुतुब है। जो हवा यहाँ चलती है ना, पूरे बर्रे सगीर में चल जाती है। वाह वाह, क्या बात है, और इसमें कोई शक भी नहीं। शामी साहब, बड़ी मारकतुल आरा ज़िंदगी थी आपकी। जब आप ऐन शबाब में थे तो वतन अजीज़ डिवाइडेड था, कोल्ड वार उरूज पे थी, और आप भी बड़े पॉलिटिकली एंड आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे। और मुझे ये कहने में कोई आ नहीं कि तारीख़ का हर आदमी जो है वो कोई ना कोई मुतनाज़ ही होता है। भुट्टो साहब भी मुतनाज़ हैं, अब तो लोग जो हैं, मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े और लीडर जो गैर मुतनाज़ होने चाहिए उनको भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो जो ज़माना था, आप में बहुत यानी एक सख्ती और तुंदी देखी, आप राइट विंग की जो टेंडेंसीज थी उनको आप रिप्रेजेंट करते थे। तो क्या, और आज हम आपको बड़ा धीमा देखते हैं, ऐसे लगता है कि अब आप एक्सट्रीम राइट से थोड़ा सा सेंटर की तरफ आ गए हैं। इज़ दिस ट्रू? और उस सख्ती और तुंदी की क्या वजह थी? क्योंकि आपके वो बयानात मुझे याद है, मगर मैं सिर्फ आप देखें, वो तो एक ऐसा माहौल था ना, 1970 का इंतखाब हो रहा था। मुझे, अब मैं यानी ग्रेजुएशन की मैंने साहिवाल से, तो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल का जो स्टूडेंट्स यूनियन थी, मैं उसका प्रेसिडेंट था। और ये वो ज़माना है जब मोहतरमा फातिमा जना इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी, सदारती उम्मीदवार थी। तो हम लोग जो थे, उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया एक तालिब इल्म के तौर पे। तो तालिब इल्म में ज़रा एक बाग़ियाना मामला तो होता है ना, तो वहाँ पर हमारे सज्जाद, हमने मातर मिल्लत यूथ कमेटी बनाई, और सज्जाद मीर साहब हमारे बड़े मारूफ बैंकर हैं और अखबार नवीस हैं, वो उसके प्रेसिडेंट थे, मैं तो यूनियन का सदर था। तो हम पर गांव-गांव फिरते थे, मोहतरमा फातिमा जना का पैगाम आम करते थे, अयूब खां के आमरीत के ख़िलाफ़ अपने तौर पर एक बड़ा जेल की भी सोबतें बर्दाश्त किया उस ज़माने में नहीं की, लेकिन बाद में। तो बहरहाल फिर जब ये मैं यानी मेरा शुरू से शौक़ था कि मैं अखबार नवीस बनूँगा। और अब जब फिर मैं इस वाबस्ता हुआ इस पेशे से, तो फिर मुझे कराची से मैंने आगाज़ किया रोज़नामा हुर्रियत से, और फिर मैं जंग में चला गया, वहाँ से अखबार जहाँ से होता हुआ फिर यहाँ हफ्ता ज़िंदगी का आगाज़ हुआ 1969 में। और उर्दू डाइजेस्ट पब्लिकेशंस का ये अखबार था, उन्होंने मुझे ऑफ़र की, तो मैं यहाँ आ गया। तो वो जो ज़माना था, अब इलेक्शन हो रहा था, एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, इस्लामिक सोशलिज़म का नारा लगा, और एक तरफ फिर हम नौजवान थे, हमें कोई उनकी अदाएँ अच्छी नहीं लगती थी। एक तो हम समझते थे मशरक़ी पाकिस्तान में उनका कोई वजूद नहीं है, और इसलिए पॉलिटिक्स जो है मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान दोनों को मिला के होनी चाहिए।
फिर जो आपका नारा है इस्लामी सोशलिज्म का, आपको तो अच्छा लगता था, हमें अच्छा नहीं लगता था। तो हम ये समझते थे, जब भी हमारी बुज़ुर्गों से बात होती थी, मौलाना मोदी से भी गुफ्तगू होती थी, दूसरे लोगों से भी, तो हम समझते थे कि ये जो जब ये सोशलाइज किया जाएगा सोसाइटी को, यानी और ये सारी आप इंडस्ट्री जो है इसको नेशनलाइज कर लेंगे, तो फिर मुल्क जो है उसमें डेमोक्रेसी बरकरार नहीं रहेगी, ना इकॉनमी चल सकेगी। ये हमारी उस वक्त की सोच थी। तो बहरहाल तो हम भुट्टो साहब की सियासत के ख़िलाफ़ थे और हमने डट कर उसमें अपना नुक्ता नज़र का इज़हार किया। फिर जब वो तशरीफ़ लाए, सकूत ढाका हुआ, फिर वो मार्शल लॉ आया, तो फिर मैं गिरफ़्तार किया कि जो पहले इब्तदाई अखबार नवीस थे उनमें मैं भी शामिल था। अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब। कितना अर्सा आपने जेल में? हमें एक जो तमरी मिलिट्री कोर्ट थी उसने 1 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी थी। तो आप इतने अमीर थे उस वक्त के? नहीं, हमारे से क्या ताल्लुक जुर्माने का। ये तो जो जुर्माना करने वाले हैं, जुर्माना ना अदा होता तो कोई और 2-4 महीने कैद कर। अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब को भी, फिर हमारे साथ हुसैन नकी साहब थे, मुज़फ़्फ़र कादर साहब, वो तो लेफ्ट के थे, डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब थे, वो पंजाब पंच उनका अखबार था। अच्छा, अंग्रेजी, मगर वो लेफ्टिस्ट थे, वो लेफ्टिस्ट थे। तो बल्कि माशाल्लाह तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वो भी क्योंकि नारा मस्ताना लगा रहते हैं, हम भी तो लगा जेल में सारे साथी बन जाते हैं। जेल में साथी बन गए। मगर हमने ये किया, जी सर, बड़ी अहम बात जो है, हमने ये फैसला किया कि हम ये जो फौजी अदालत है ना, इसमें अपनी सफाई पेश नहीं करेंगे। ये मार्शल लॉ जो लगा है, अच्छा बाइकाट कर दिया उसका। हाँ, हम मार्शल लॉ को तस्लीम नहीं करते, ये गैर दस्तूरी है, हमने बाइकाट कर दिया। और उसमें फिर सब लोगों ने बाइकाट किया। फिर मैंने बयान, उसमें एक तहरीर बयान मेरा बड़ा उस वक़्त भी बड़ा मशहूर हुआ और हज़ारों की तादाद में वो साइकिल स्टाइल होके उस वक़्त तकसीम हुआ, जिसमें मैंने कहा कि नहीं, हम आपके सामने सफाई पेश नहीं कर सकते, आपको हम अदालत नहीं मानते। तो वहाँ से समझिए कि फिर ये जिद्दोजहद जो है, यानी वो एक तो रही। लेकिन मैं इसी बात को क्यों आपसे लेते हुए, क्योंकि डॉक्टर साहब ये आपका है, एक तस्वुर तो था और वो नेशनलाइजेशन भी भुट्टो साहब ने की थी, क्योंकि हमारा तो ख्याल था कि वो नेशनलाइजेशन नहीं थी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन थी, बिकॉज नेशनलाइजेशन इज़ अ टूल टू ट्रांसफॉर्म मार्केट इकॉनमी इनटू अ सोशलिस्ट इकॉनमी। बहरहाल, लेकिन ये आपसे मेरा ये सवाल है, ये बात तो ठीक है कि डेमोक्रेसी की शायद चौक हो जाती, मगर उसके बाद जो सबसीक्वेंट डेवलपमेंट हुई और एक मोनोपोली कैपिटलिज्म आता है, और उसके बाद आप देखते हैं कि सियासत में माल आ जाता है। इंडिया में नारा लगा कि जी 3 M's, मनी, मसल, मीडिया, अब सियासत के पीछे ये ना हो तो सियासत। तो ये जो मोनोपोली कैपिटलिज्म, उसकी सबसर्विएंट डेवलपमेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, अगर आप इजाज़त दें तो, हालांकि हमारी उम्र बहुत कम थी, मगर चूंकि मैं ट्रिनिटी कॉलेज में टॉप किया था, तो मुझे जब मैं वापस आया तो मुझे मौका ये मिला कि मैं हमारे उस वक्त के सबसे बड़े लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मैं स्पीच राइटर बना। अच्छा, अब आप सोचिए कि मैं एक अंडर ग्रेजुएट, यानी कि कोई 19-20 साल का, चूँकि एक वहाँ उस वक्त एक उनके साथ एक बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट थे जो सेक्रेटरी जनरल थे, अजीज़ अहमद साहब। जी जी जी, उनको पता था कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में क्या हो रहा है, और भुट्टो साहब तो ऑक्सफोर्ड के थे। तो मैंने चूँकि टॉप किया था कैम्ब्रिज में एट कॉलेज में, तो मैंने भुट्टो साहब को देखा और उनके साथ मैंने काम किया है, और अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी ऑन द नेशनलाइजेशन इशू, उसमें हमारी जो पोजीशन थी, मैं जय रहीम साहब के साथ था, वो एक बड़े सीनियर मिनिस्टर थे, बल्कि उस्ताद भी थे शायद भुट्टो साहब के, कहा जाता है एक लिहाज से, बट वो एसेंशियली फॉरेन सर्विस से ताल्लुक़ था उनका। हमारी थिंकिंग एक्सट्रीम पे नहीं थी। एक्सट्रीम की थिंकिंग रखने वाले डॉक्टर मुबशर थे जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और कुछ और एक्सट्रीम सोशलिस्ट, मेराज मोहम्मद ख़ान वगैरह वगैरह। हमारा जो स्ट्रैटेजी था, क्या पहलू था, वो ये था कि सिर्फ बैंकिंग के सिस्टम को कंट्रोल करें, इंडस्ट्री को मत छुएं, ठीक, और बैंकिंग के थ्रू क्रेडिट प्रोसेस को इस तरह गाइड करें कि आप स्ट्रेटिजिकली ग्रोथ हासिल कर सकें, बट जो प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप है और एक मोटिवेशन है, उसको ना टच करें।
तो वी वांटेड ए इंटरमीडिएट सोल्यूशन। मैं आपको क्या बताऊं, वो काबिना एक लिहाज से उस पर तो मैं अभी तक इंशाल्लाह लिखूंगा फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ। हवा पहले चली कि एक कॉम्प्रोमाइज़ सोल्यूशन, मगर तकरीरें उसके बाद में इतनी ज़ोरदार की गई कि प्राइम मिनिस्टर ऑप्टेड फॉर ए कंप्लीट नेशनलाइजेशन, जो कि रिकमेंडेड नहीं था। और उसके बाद में जो नुकसान हुआ वही हुआ जो हम कहते थे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई। उस वक्त ही पाकिस्तान से पैसा बाहर जाने लगा, मिडल ईस्ट वगैरह में 1973 में तेल की कीमतें बढ़ी तो बड़े बड़े पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वहाँ चले गए। अब हुआ ये है कि मोनोपोली, स्टेट मोनोपोली से बाद में 90s में आकर नवाज शरीफ साहब अदर्स ने डी नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद जो हुआ है कि देयर हैज़ बीन अ टेक ओवर ऑफ व्हाट यू कॉल द मोनोपोली कैपिटलिस्ट कैडर। बड़े बड़े जो आपके इस वक्त प्रॉपर्टी में, जैसे कैसीनो कैपिटल की इस्लाह में भी ये आता है, एक लिहाज से आता है, बट आई डोंट वांट टू बी टू नेगेटिव आल्सो। बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारी असल स्ट्रेंथ है, हमारा जो छोटा एंटरप्रेन्योर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला, वो दुनिया के सबसे काबिल लोगों में से है। आपको पता है पाकिस्तान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करता है छोटे छोटे इदारों से, और दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं छोटे इदारों से। इनको हमें नर्चर करना चाहिए था, और ये लाखों की तादाद में इनमें से उभरते कुछ बड़े होते और एक ब्रॉड बेस्ड आपका निज़ाम प्राइवेट सेक्टर का होता, जिसमें इक्विटी भी होती, इंसाफ भी होता और ग्रोथ भी होता। उसे होने नहीं दिया। मोनोपोली कैपिटलिज्म टुक ओवर द कंट्री एंड टुडे वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ दैट काइंड ऑफ कैपिटल। आप शुगर इंडस्ट्री देख लीजिए, एक क्लासिक एग्जांपल है। पिछले दिनों रमज़ान के महीने में आपने कीमत बढ़ा दी 20% और से ज़्यादा, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये इस तरह के जो आपके बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े किसान और बड़े बड़े सरमायाकार, ये पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली फ़ायदेमंद साबित नहीं रहे।